इसमें इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बिना किसी टाइम वेस्टेज के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन दिया हुआ है एज पर द, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है एज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द हाईएस्ट सेरेमोनियल प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिया में या किसी भी देश में एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, उसमें दोनों में सीनियर कौन है? ऑब्वियसली राष्ट्रपति है, उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है, इस तरह से फिर मंत्रियों का नंबर आता है। तो जैसे पाकिस्तान की बात करूं मैं, तो अगर मान लो एक काफिला जा रहा गाड़ियों का प्राइम मिनिस्टर का, दूसरा काफिला जा रहा है सेना प्रमुख का, तो इनमें से कौन रुकेगा पहले? मतलब कि कौन है इनमें दोनों में सीनियर? तो वहां पे क्या है, सेना प्रमुख है, उसकी गाड़ियों का काफिला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को रोकना पड़ेगा गाड़ी। अगर मैं इंडिया की बात करूंगा मैं, तो अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला जा रहा है, इन दोनों में से कौन रोकेगा गाड़ी? राष्ट्रपति काफिला जाएगा और प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्रेसिडेंसी, कौन ज्यादा सीनियर इस प्रोटोकॉल में। तो यहाँ पे देखिए, इन निम्नलिखित में चार में ही आपको बताना है। होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कौन किसको नमस्ते करेगा? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो नमस्ते करने वाला है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इनमें सीनियर है, या जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर आता है, वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब मैं कुछ एक और आपको इसके साथ में बता देता हूं कि कैसे कैसे ये ऑर्डर होता है। देखो, सबसे ऊपर होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर है गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब अपने राज्यों में ही गवर्नर है, राज्यपाल है, वो सीनियर होते हैं। उसके बाद होगा फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन आता है। उसके बाद सीएम आएंगे अपने राज्यों में सीएम आएंगे। उसके बाद आ जाता है होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, उसके बाद आता है डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, फिर आता है होल्डर ऑफ भारत रत्न, एम्बेसडर्स आएंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नंबर उसके बाद आएगा, चेयरपर्सन यूपीएससी उसके बाद, मतलब चेयरपर्सन यूपीएससी है, उसकी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है, इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, ऐसे करके इनका फिर ऑर्डर आता है। मतलब कि जो नमस्ते करने वाली है, ये कौन इनमें सबसे सीनियर एज फार एज प्रोटोकॉल इज कंसर्न, तो ये रैंक बनती है। ठीक है, और ये आपको कुछ याद रखनी है, 7-8 कम से कम आपको याद रखनी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देखिए, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि किस आर्टिकल के तहत आपको बताना है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसे लिखा होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है। एक क्वेश्चन आगे आएगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक मंत्री है, वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर हम इंडिविजुअल मिनिस्टर की बात करें, तो वहां पे जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत सारे देशों में है जो, वो किसके प्रति फिर जवाबदेही होते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आर्टिकल की बात हो रही है, इस आर्टिकल को आपको याद भी रखने, बहुत सारे आर्टिकल याद रखने होते हैं। ये आर्टिकल 75 है, ये आर्टिकल पिछले सेशन में भी जिक्र आया था इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, 75 पार्ट 3 में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा। कई बार ऑप्शन में लोकसभा नहीं होता, पार्लियामेंट लिखा होता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिखा होता है, या जनता लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर वो पार्लियामेंट आएगा। जब लोकसभा में लिखा और पार्लियामेंट दोनों लिखे हो, कई बार ऐसा भी आ जाता है, तो उस केस में फिर लोकसभा होगा, 20 स्पेसिफिक लोकसभा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पे आ गया है, वो है 3। और क्या दिया इस क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर पढ़िए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द फॉर्मेट ऑफ ओथ टू बी टेकन बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, मंत्री ओथ लेते हैं, चीफ मिनिस्टर ओथ लेते हैं, तो जो ओथ वाला कॉन्सेप्ट है, जो ओथ वाला कॉन्सेप्ट है वो कहां पे लिखा हुआ है, तो ओथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल में। कहां पे लिखा हुआ है, थर्ड शेड्यूल में। ओथ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि फॉर्म है, वन फॉर्म है वो मिनिस्टर ऑफ द यूनियन के लिए, फॉर्म 2 है वो ओथ ऑफ सेक्रेसी फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ठीक है। 3A है फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओथ होती है या जो डिफरेंट टाइप का जो कंटेंट होगा ओथ का वो दिया हुआ है, और वो कहां पे है, वो थर्ड शेड्यूल में। उसके लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फॉर्म बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्म की याद नहीं रखनी है, बस एक मोटे तौर पे दिमाग में रखना कि ये भी चीजें बताई गई थी आपको, ये भी चीजें आपको बताई गई थी। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड शेड्यूल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 104। क्या दिया, ऑन एनी इश्यू पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय, ठीक है। यहां पे लोकसभा के मेंबर गया है, तो अगर लोकसभा का मेंबर है किसी कारणवश डिस्क्वालीफाई किया जाता है दल बदल के मामले में, यहां पे बात ज्यादा स्पेसिफिक दल बदल की आ रही है, ठीक है, 10th शेड्यूल की बात आ रही है। 10th शेड्यूल का मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ में फैसला कौन लेगा लोकसभा के मामले में, बताइए फैसला कौन लेगा। तो इस केस में स्पीकर होता है ना लोकसभा का, वो फैसला करता है कि उसको क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करना है, क्वालिफाई करना है। आमतौर पे स्पीकर होता है, वो होता है सत्ताधारी दल का। तो जो सत्ताधारी दल आम जो सोचता है, चाहता है, उसी के अनुसार अक्सर फैसले होते हैं। जैसे राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में प्रजापति थे स्पीकर, उन्होंने कुछ को डिस्क्वालीफाई किया था। ऐसे ही कर्नाटक में पहले कई, अच्छा ये होता है ना जो फैसला, वो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो उस केस में भी क्या होता है कि 2-3-3-4 साल लग जाते हैं। जैसे हरियाणा में एक केस हुआ था जहां पे कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गवर्नमेंट थी, वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में, क्योंकि जो छोटी पार्टी थी उस पूरी पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर दिया गया था, तो मामला कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये जो फैसला नहीं आया एक्चुअल में किसकी तरफ से, स्पीकर की तरफ से। एनीवे आपको जो आंसर है, अगर विधानसभा है तो वहां पे होगा स्पीकर विधानसभा का, यहां लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर होगा। अगला क्वेश्चन पे चल देते हैं। Which of the following article of Indian Constitution provides for the appointment of a finance commission? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ एक आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको इंडियन पॉलिटी में, अगर आप अच्छे क्वालिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफी आर्टिकल वगैरह, ठीक है, आपको याद रखने हैं। तो यहां पे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा क्वेश्चन, और जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं वहां पे भी आएगा। फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा थे वो कौन बने थे, सबसे पहले डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो कौन बने थे, तो ये बने थे अनंत शयनम अयंकर। अनंत शयनम अयंकर, आप बोल सकते हैं MA अयंकर, ऐसे भी लिखा मिलेगा। जीवी मावलंकर तो स्पीकर थे, लेकिन ये डिप्टी स्पीकर पूछा गया है वो ये थे। और ये कब से कब तक थे, 52 से लेकर 56 तक, 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक ये डिप्टी स्पीकर थे। आगे है रामनाथ कोविंद है वो भारत के कौन से राष्ट्रपति है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद,
तो इसका राइट आंसर होगा, ये भी चीजें पूछ ली जाती है, कल भी एक इस तरह का लोकसभा के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, ये 14वें प्रेसिडेंट है इंडिया के। ठीक है, और इससे पहले वो बिहार के, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ इससे पहले वो क्या थे? बिहार के गवर्नर थे 2015 से 17 तक, और पहले वो राज्यसभा के मेंबर थे 1994 से लेकर 2006 तक। Which of the following article of the Constitution of India is associated with election of the President of India? निम्नलिखित में से आपको बताना है संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सा, राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल आपको बताना है। तो राष्ट्रपति से इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है ये 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर। कौन इलेक्ट करता है? कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इन दोनों के इलेक्टेड मेंबर, और उसके साथ में जिन जिन राज्यों में असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके मेंबर, वो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया है 109। क्वेश्चन नंबर 109 आ गया है, और क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और वो 1947 से लेकर 1952 तक पहली जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट थी उसमें मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 10, और क्या दिया इस क्वेश्चन में? हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबसे लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक जो प्रेसिडेंट रहे थे वो कौन थे? तो आपको बताना है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो सबसे ज्यादा समय तक प्रेसिडेंट रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और वो बिहार से संबंध रखते थे, और वो दो से, इनफैक्ट क्या, वो अकेले राष्ट्रपति हैं जो 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के लिए ऑफिस में रहे हैं। मतलब 2 से 2 बार ज्यादा बने। कब बने थे? पहली टर्म तो थी उनकी जब इलेक्शन नहीं हुए थे पार्लियामेंट के, उससे पहले 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1952 तक। उसके बाद सेकंड टर्म उनकी थी 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1957 तक। फिर से थर्ड टर्म 13 मई 1957 से लेकर 1962 तक। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि वो कितने साल रहे थे? वो 12 साल तक राष्ट्रपति रहे थे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन मंडल कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड? मंडल कमीशन है, आपको पता होगा। पहले देखो 1990 से पहले रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं था, 1989 से पहले इनफैक्ट रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं था। जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने मंडल कमीशन, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार थी पहले, जब इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी को हटाकर मोरारजी की सरकार बनी, उस टाइम में मंडल कमीशन है वो गठित किया गया था, और उसका मकसद था जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके बारे में अपनी स्टडी करना, और उनकी ये फाइंडिंग थी कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। तो ये जो रिपोर्ट आई उसके लगभग 10 साल के बाद में 1990 के आसपास है, इस कमीशन को, इस रिपोर्ट को मान लिया गया और लगा दिया गया। उस दौरान देश में बहुत सारे दंगे भी हुए थे इस मुद्दे पे कि रिजर्वेशन से पूरा सिस्टम है वो सरमरा जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 50% तक रिजर्वेशन की उसने पूरी वकालत की थी कि SC, ST और OBC को मिलाकर 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है कि मंडल कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड। मंडल कमीशन है वो कब बनाया गया, ये है ना क्वेश्चन। देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, मैंने पूरी स्टोरी बना दी है। मोरारजी देसाई की सरकार ने यह गठित किया था, ठीक है। आगे और भी लिखा होगा। आर्टिकल 340 के तहत गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था ये। वीपी मंडल थे जो इसका नाम है, उसके नेतृत्व में ये 1979 में बनाया गया था। उसका मकसद था सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड है वो क्लासेस कौन कौन सी है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट है 1980 में दी, और 3743 कास्ट है उनको मिली कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है।
27% गवर्नमेंट की रिजर्वेशन जॉब में उनको मिलनी चाहिए और उनका नाम रख देना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेज, ये रिकमेंडेशन उनकी थी। ठीक है, और टोटल रिजर्वेशन है SC ST OBC को वो 50% तक हो जानी चाहिए। 10 साल के बाद, रिपोर्ट सबमिट करने के 10 साल के बाद में वीपी सिंह गवर्नमेंट है, उन्होंने 27% रिजर्वेशन है वो OBC को दी थी। तो ये पूरी स्टोरी है इसकी पूरी पीछे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 112, और क्या है इस क्वेश्चन में देखिए, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया propounded द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक संविधान की जो मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा बेसिक बुनियाद है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, देश किस दिशा में जाएगा, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाता है। तो वो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसकी में जो फैसले हुए उसमें जो जजेस है, लिखिए देखिए यहाँ पे, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जो जजेस की बनाई हुई डॉक्ट्राइन है, जो कोई संविधान में नहीं लिखी है, जजेस की बनाई हुई डॉक्ट्राइन है। और उन्होंने ये बताया, जो फैसला हुआ था इंडियन जुडिशरी का 24 अप्रैल 1977 में केशवानंद भारती केस में हुआ था, जिसने की लिमिटेशन रखी थी कि आप पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है, क्या पार्लियामेंट भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है या सरकार चाहे तो घोषित कर सकती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक कि आप, भारत एक सेकुलर रहेगा, भारत सभी धर्मों का आदर करेगा, भारत सभी धर्मों से मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो उस केस में क्या है कि अगर हिंदू राष्ट्र तो फिर बेसिक फीचर के साथ ही खिलवाड़ हो जाएगा, धर्म के आधार पे राष्ट्र तो है ही नहीं ना, वो तो पाकिस्तान था। तो जो बेसिक फीचर है वो चेंज नहीं कर सकते। तो भले ही सरकार कितना शोर मचाए, मतलब एक इन्वायरमेंट किया जा सकता है देश में, लेकिन वो ऐसा संविधान में ऐसा नहीं किया जा सकता। और हो सकता है इसके आधार पे, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो CA बनाया वो भी कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 2 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, 2 सेशन के बीच में देखो साल में 3 सेशन अक्सर होते हैं, एक होता है बजट सेशन, दूसरा विंटर सेशन, दूसरा होता है समर, और तीसरा होता है विंटर सेशन। बजट सबसे बड़ा होता है और विंटर सबसे छोटा होता है। इस बार पता नहीं कि ये जो समर सेशन है वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जब 2 सेशन होते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका C आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। सिटीजन जो एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, वो 1955 है। जो अभी अमेंडमेंट किया गया था CA के जरिए, तो वो क्या था, इस सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट है, न कि संविधान में परिवर्तन है। अब सरकार ने जो पिछले दिनों एक परिवर्तन किया था सिटीजनशिप में, वो क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट है, न कि संविधान में परिवर्तन है। तो ये बात जरूर समझ लें, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, आगे देखिए, और ये कहां पे, पार्ट 2 में, आर्टिकल 10 और 11 पार्ट 2 में है, तो सिटीजनशिप पार्ट 2 का हिस्सा है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, नेसेट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। नेसेट है, जैसे भारत की पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो वहां की जो पार्लियामेंट है, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। अलग अलग देशों ने अपना नाम अलग अलग रख रखा है। ठीक है, आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स ऑफ इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो बच्चे सीरियसली नहीं इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कहने का मतलब है, को बोल रहा है कि वीडियो साइड से कट रहा है, 1 मिनट। चलो देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। स्टेट्स को क्या क्या दिया हुआ है,
स्टेट्स के पास क्या है, क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो राइट स्टेट के पास नहीं, ये नहीं है। मतलब कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य का कोई भी भाग छीन सकती है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है, किसी स्टेट के दो भाग बना सकती है, किसी को छोटा कर सकती है, किसी को बड़ा कर सकती है, किसी का नाम चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे जो एरिया वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, तो वो पावर नहीं है, संविधान ने एक राज्य को ये पावर नहीं दी है। दूसरी है सोवरेनिटी। क्या कोई राज्य ये बोल सकता है, क्या कोई राज्य बोल सकता है कि मैं, जैसे एक देश होता है संप्रभुता संपन्न, की मेरे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, एक देश के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। क्या राज्यों के मामले में ऐसा होगा? राज्यों के मामले में तो केंद्र करेगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको संप्रभु सत्ता, मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ऐसा नहीं किया जा सकता एक स्टेट को। तीसरा, राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, ये नहीं है। क्या किसी स्टेट को कि वो केंद्र से अलग हो जाए, देश नया बना ले, ऐसा पावर है किसी के पास में? क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार है वो उस अपना अलग देश बना ले? ये पावर ही नहीं है उसके पास में, एक राज्य के पास ये पावर नहीं है। तो तीनों ही पावर नहीं है। क्या है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ देम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? मिनिमम एज कितनी हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम एज है वो कितनी हो सकती है? मुद्दों पे आ जाओ। अभी किसी बच्चे ने बोला कि ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, वो मैंने सारा ठीक कर दिया, आप मुद्दे पे आओ, ठीक है। देखो 35 ये मिनिमम एज है, लेकिन मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मिनिमम एज है वो 25 साल का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, और मैक्सिमम एज कितनी नहीं है, 90, 95, 99, 100 साल का भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। इंडिया में कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही होती है मैक्सिमम एज, नेताओं के लिए कोई नहीं होती। नेता उतना ही अच्छा होगा जितना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ओवर एज्ड होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि 60 से 70 साल वाले नेताओं को युवा नेता बोला जाता है। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, कि जो 60-70 साल का नेता है उसको युवा बोला जाता है। तो यहाँ पे राजनीति में, भारत की बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा एक नीरू मैडम वीडियो बनाती है सुबह ना, तो उसमें एक 34 साल की प्रधानमंत्री कोई बनी थी अभी, और वो लोग है वो काफी उसकी चर्चा कर रहे थे। भारत में ऐसा नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति 35 साल की उम्र होना चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने की उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम, और वो किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ये उसकी कुछ एक खास बातें हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या है क्वेश्चन में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब अपनी लीगल एडवाइस है, कानूनी सलाह देता है, यह आपको बताना है। तो क्या है इसका राइट आंसर? प्रेसिडेंट नीड्स इट, जब राष्ट्रपति को चाहिए। कई मामले आते हैं जहां पे कि राष्ट्रपति है वो रेफरेंस दे सकता है, रेफरेंस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे कानूनी एडवाइस इस पे चाहिए, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कानूनी एडवाइस देता है। ये कोई जरूरी नहीं है राष्ट्रपति उसकी कानूनी एडवाइस है वो माने न माने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका, और ये आर्टिकल 143 जो संविधान का, वो ये बोलता है जिसमें कि पावर है प्रेसिडेंट के पास में कंसल्ट करना सुप्रीम कोर्ट से। तो ये आर्टिकल भी थोड़ा याद रख लेना, एग्जाम में एक आर्टिकल भी आ जाता है। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल हेल्प द मदरसाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये। राइट टू एजुकेशन आपको पता होगा ना, शिक्षा का अधिकार। जो पिछला सेशन था उसमें हमने काफी बात की थी, आर्टिकल 21A की बात की थी, उसके बाद हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी 11 थी उसकी बात की थी। तो यहाँ पे आ जाती है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल हेल्प द मदरसाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। की जो माइनॉरिटी होती है ना, माइनॉरिटी, उनको अपने ढंग से अपने संस्थान को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कायम करने का अधिकार है, ठीक है। और वो किस आर्टिकल के तहत है? वो आर्टिकल 30 के तहत है। आर्टिकल 30 के तहत है। तो ये आप थोड़ा जरूर दोबारा पढ़ लेना कि माइनॉरिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रिलेशन है, ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 मैंने आपको बता दिया क्या लिखा हुआ आर्टिकल 30 में।
Article 30 mandates that all minority, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. Article 30 provides an absolute right to minorities that they can establish their own linguistic and religious institution and at the same time can also claim for grant in aids without any discrimination. तो ये इसका पूरा आर्टिकल था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया है 120 और इस क्वेश्चन में क्या गया, व्हाट वाज द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का पूरा मतलब है कि बड़ा दस्तावेज, बड़ा दस्तावेज है, उसका मतलब ये है टू ब्रिंग द पावर ऑफ किंग अंडर लॉ। और ये क्या है कि जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश का यहाँ पे मतलब है इंग्लैंड, वहां से इसकी शुरुआत हुई है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। और आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो इसका मकसद क्या था, उसका एक किस्म से वो लॉ से रिलेटेड है। मैग्ना कार्टा का मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जो कि गवर्न करेगा, रूल एंड रेगुलेशन बताएगा, लॉ है, शासन करने के लिए लॉ है मैग्ना कार्टा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि राजा निरंकुश न हो जाए, किंग है वो निरंकुश न हो जाए, शासक है वो ऑटोक्रेटिक न ज्यादा बन पाए। तो उसके लिए उसको दायरे में कि आपको कानून के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। टू ब्रिंग द पावर ऑफ द किंग अंडर द लॉ, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इंग्लिश चार्टर था ओरिजिनली 1215 में, बहुत पुराना जमाना है। 1215 में ही कानून बनने स्टार्ट हो गए थे, 1215 में ही कानून बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, क्या है 1215 में मैग्ना कार्टा है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट अर्ली इन्फ्लुएंस ऑन द लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट लेड टू द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टुडे। मतलब जो ये कानून की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, 1215 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि जो पोप इनोसेंट थे तृतीय और किंग जॉन और इंग्लिश बैरन, बैरन का मतलब यहाँ पे क्या है, दरबारी की बात कर सकते हैं, यहाँ पे नवाब बोल सकते हैं, किंग मतलब कि मंत्री है, राजा है, और जो पोप है, पोप की बड़ी चलती थी पुराने जमाने में, पोप की बड़ी चलती थी। तो इन तीनों के बीच में राजा से के ऊपर जो राइट थे, राजा के पास राइट थे, उसके ऊपर मतभेद थे। तो इसलिए मैग्ना कार्टा की जरूरत पड़ी ताकि किंग है उनको सर्टेन राइट है, वो लीगल प्रोसीजर को उसका रिस्पेक्ट कर पाए, मतलब वो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार चले, न कि किंग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा पे उस पर अंकुश लगाने के लिए ये मैग्ना कार्टा है, इसका इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 121। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है 121। इन विच ईयर डोगरी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले सेशन में बात आई थी कि भारत में 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है जिनको कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। अब मुद्दा यह आता है कि जो डोगरी लैंग्वेज है ये, ठीक है, डोगरी भी उसमें शामिल है, तो वो बताओ कब शामिल की गई थी, इसको कब शामिल किया गया था। इसको 2003 में शामिल किया गया था, और इसके साथ ही जो संविधान में परिवर्तन करना पड़ा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और उस दौरान एक साथ में 4 भाषाएं ऐड की गई, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथली। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, कितनी 2003 में कितनी नई भाषाओं को ऐड किया गया 8th शेड्यूल में, तो कितनी है, 4 भाषाओं को किया गया था। Which of the following post is not mentioned in the constitution? निम्नलिखित में से संविधान में कौन सी पोस्ट है वो नहीं है। संवैधानिक पोस्ट कौन सी नहीं है, संवैधानिक पोस्ट कौन सी नहीं है। देखो, एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर, तो ये तो है। दूसरा क्या है, डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा, चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति और डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है, तो ये भी है और ये भी है। अटॉर्नी जनरल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जो सोलिसिटर जनरल होता है ना, वो क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव स्टैट्यूटरी पोस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। मतलब उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल के जरिए पोस्ट क्रिएट की जाती है वो नहीं है, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। वो अटॉर्नी जनरल है, उसके नीचे सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल है, वो काम करते हैं, लेकिन वो स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, आगे चलिए। ए मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन है। देखो, आपने पहले क्वेश्चन में आया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, या मैंने बोला कि लोकसभा नहीं है तो पार्लियामेंट आएगा फिर उसमें ऑप्शन में।
अब यह कि इंडिविजुअल मिनिस्टर है, जब सरकार गिरती है मतलब तो पूरा कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है, तो वो तो लोकसभा के साथ लिंक हो गया। अगर एक मंत्री का कंडक्ट ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार में है या किसी और कारणवश है, या वो प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सहमत नहीं है, कैबिनेट से सहमत नहीं है, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर क्या है कि टेक्निकली वो प्रेसिडेंट के प्रति है रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट है इसका आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट है, क्या लिखा हुआ है देखिए आर्टिकल 75 2 पार्ट 2 में, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस लाइन की जो इंटरप्रिटेशन है ना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की, वो ये बताती है कि मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट है, इंडिविजुअल। दस ए मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये लाइन है वहां पे। आगे देखिए क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, प्रस्तावना होती है संविधान की, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाली। ठीक है, वो क्या संविधान का पार्ट है या संविधान का पार्ट नहीं है, या संविधान का जो एनेक्सर होता है वो है, या कोई शेड्यूल है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान का पार्ट है। केशवानंद भारती केस 1973 में, थोड़ी देर पहले बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पहला डिसीजन, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 में इसने दोबारा बोला कि हाँ ये संविधान का हिस्सा है, इसको चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। और दोबारा भी एलआईसी का कोई केस हुआ था, एलआईसी ऑफ इंडिया, उसने भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल है वो संविधान का हिस्सा है। तो ये तीन स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125 आया आपके सामने, और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल किससे संबंधित है, वो संविधान में अमेंडमेंट करने से रिलेटेड है। आर्टिकल अमेंडमेंट करने से रिलेटेड है, स्पेशल मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी, और साथ में क्या है कि राज्यों वाली भी 50% राज्यों की अनुमति। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि आर्टिकल 368 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मेथड वो प्रोवाइड करता है, तो ये 2 मेथड प्रोवाइड करता है। कितने मेथड प्रोवाइड करता है, ये 2 मेथड प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल ये है पार्ट 20 में, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ओनली 1 आर्टिकल, और वो आर्टिकल है 368 जो कि डील करता है अमेंडमेंट से रिलेटेड। और जो 2 पार्ट है, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और कुछ होते हैं जिसमें कि 50%, जैसे अभी जीएसटी टैक्स है उसमें अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें क्या है कि 50% राज्यों की अनुमति भी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह से वो पास किया जा सकता है। 2 तरह के आर्टिकल है और 2 तरह के प्रोविजन है वहां पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 126, क्वेश्चन 126, लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि 1870 में लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन था, उसका संबंध है वो किससे है। ठीक है, उसका संबंध किससे है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, बोथ ऑफ देम। तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, बोथ ऑफ देम है। उन्होंने उस टाइम में जो लोकल, उस टाइम में क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन में फोकस किया गया था, और डिसेंट्रलाइजेशन में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दोनों मैच ही हो रहे हैं, दोनों मैच हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि लोकल लेवल तक है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वकालत हुई थी। तो आंसर किसका है, इसका सी आंसर है, लॉर्ड मेयो के साथ में लिंक है डिसेंट्रलाइजेशन का। लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन 1870 मेड द फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू मेक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कौन सी, जो राज्यों में सरकारें होती थी, प्रांतों में सरकारें होती थी, उसमें सेल्फ डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके ऊपर फोकस किया गया, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने बोला नीचे तक। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे जो राइट डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, पहली क्या है स्टेटमेंट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड अज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अज्यूम हाईएस्ट ऑफिस, राइट टू कास्ट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए पॉलिटिकल जो लिबर्टी है, पॉलिटिकल आजादी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उपयुक्त स्टेटमेंट कौन सी है। तो पॉलिटिकल आजादी कब होगी कि कोई भी, चाहे मजदूर हो, चाहे चाय बनाने वाला हो, वो भी प्रधानमंत्री बन जाए, तभी तो राजनीतिक आजादी होगी ना, पॉलिटिकल लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगी।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंसान को वोट डालने की पावर, इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने की, और वो आखिर तक किसी भी पोस्ट तक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे पहुंचने की, उसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिले, तो तभी पॉलिटिकल लिबर्टी मानी जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, वो क्या है कि राजा महाराजाएं बनेंगे, माधवराव सिंधिया का लड़का ही बनेगा चीफ मिनिस्टर हमेशा, या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसा नहीं। कोई बन सकता है, जिसने चाय पिलाई हो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वो पॉलिटिकल लिबर्टी की बात आ रही है, और वो क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड अज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अज्यूम हाईएस्ट ऑफिस। ये देखिए, ब्रिंग टू कास्ट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, की सिर्फ वोट डाल सकता है और कोई इलेक्शन छोटा मोटा लड़ सकता है। तो ये नैरो स्टेटमेंट है इसकी। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फ्रीली मूव इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं इंडिया में, ठीक है, जहां जहां इलेक्शन होते हैं सभी निर्वाचन क्षेत्रों में। तो सबसे उपयुक्त स्टेटमेंट है वो ए हो जाएगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 128। क्या दिया हुआ है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which article of the constitution of India provisions for reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the house of people। हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है, लोकसभा की बात हो रही है। हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ, यहां पे लोकसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा में रिजर्वेशन है, 1/3 सीटें हैं, वो आरक्षित है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत है वो, आर्टिकल 330 के तहत। आर्टिकल 330 के तहत, ये तो याद रखने वाली बात है, ठीक है, ये तो आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। आगे जाते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में भी आया हुआ है। आपको यह बताना है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, कि किसी इंडियन स्टेट की गवर्नर होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए। सरोजनी नायडू है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक फैक्ट और भी जान सकते हैं साथ में, देखिए कि सरोजनी नायडू है पहली फीमेल गवर्नर तो थी इंडियन स्टेट की, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक। लेकिन उसकी लड़की, इंडिया में प्रॉब्लम है ना ये, चाहे फिल्मों में देखिए आप, अगर अमिताभ बच्चन अगर एक्टर है तो अभिषेक बच्चन को चाहे आए एक्टिंग या ना आए, लेकिन उसको एक बार हीरो जरूर बनना है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि नेताओं में भी है, चाहे राहुल गांधी को राजनीति आए या ना आए, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करनी है। तो ऐसी स्टोरी यहाँ पे शुरुआत से ही है, सरोजनी नायडू से ही है कि उसकी जो डॉटर थी पद्मजा नायडू है, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर रह चुके 11 साल तक वेस्ट बंगाल की। तो ये एक फंडा आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, which amendment made it mandatory for the president to give his assent to the constitutional amendment bill, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि उसको एसेंट अपनी अनुमति है वो देनी ही देनी पड़ेगी, अपनी अनुमति है वो देनी पड़ेगी। तो ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान का 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति इस संशोधन से राष्ट्रपति के पास बिल गया, कोई अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल, अब उसको अनुमति देनी है, वो वापस नहीं भेज सकता, उसको साइन करने पड़ेंगे। मतलब कि प्रॉपर रबर स्टैंप बनाने का काम है वो 24वें संवैधानिक संशोधन ने कर डाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑन विच डेट द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ये आपने सुना होगा हाल फिलहाल में आपके कार्यकाल में, ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन होता था, अब प्लानिंग कमीशन की छुट्टी, और साथ में क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, योजना बनाने का थिंक टैंक जिसको बोला जाता है। आज तक कौन सी टैंक, इस टैंक ने आज तक क्या प्रोड्यूस किया पता नहीं है, लेकिन एक थिंक टैंक माना जाता है, ठीक है। तो इस थिंक टैंक है, इसका जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए इसका जन्म कब हुआ, ठीक है। इसका जन्म हुआ 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी को इसका जन्म हुआ। कब, 2015 को। ये क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है,
ये कोई स्टेटरी बॉडी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब कि पार्लियामेंट के जरिए नहीं बनी है, नए कोई संविधान में आर्टिकल है इसका। जैसे प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी थी कि कैबिनेट की मीटिंग हुई और उन्होंने एक मतलब उसको पारित कर दिया, उसको सिग्नेचर कर डाले, ठीक है, तो उससे ये बनी है, कैबिनेट की मीटिंग से या कैबिनेट के जरिए ये बनती है, ठीक है। कब बनी थी? 1 जनवरी 2015 को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Who among the following was not a part of Constitutional Assembly responsible to draft the Constitution? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Who among the following was not a part of the Constitutional Assembly responsible to draft the Constitution? संविधान बना, उसके लिए संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा बनाई गई। उस संविधान सभा में इंडिया के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब सब उसके मेंबर थे। लेकिन वो एक ऐसा शख्स जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया या जो सबसे ज्यादा चर्चित थे, उनका नाम इसमें नहीं था, वो मेंबर इसके नहीं थे। वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है वो इसके, बाकी सरदार पटेल है, नेहरू है, अंबेडकर, सारे इसके सदस्य थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। Which among the following constitutional amendment acts reduce the age of 21 years to 18 years? ये जो 18 साल के लोग वोट डाल सकते हैं, ये हमेशा से नहीं था। ये राजीव गांधी के जो कार्यकाल के आखिरी साल था ना, उस टाइम तक 21 साल थी। अब संविधान में संशोधन किया जाता है, 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है। ठीक है, 18 साल कर दी गई है। संविधान में 61 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है इसके लिए। 61 अमेंडमेंट एक्ट है, 1989 में ये लाया गया और उससे 21 साल से 18 साल की एज बना दी है। ठीक है, अब 18 साल के लोग वोट डाल सकते हैं। अगला देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने टाइप की इमरजेंसी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कितने टाइप की इमरजेंसी है वो संविधान में है। ठीक है, संविधान में है। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, आर्टिकल 360 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बाकी 3 बार दूसरी इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी होती है ये देखिए आप। एक तो होती है अच्छा, ये इमरजेंसी का जिक्र कहां पे है? पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी लिखा क्वेश्चन आ सकता है, बताओ जो इमरजेंसी है वो कौन से पार्ट में संविधान के? तो पार्ट 18। 3 टाइप की इमरजेंसी है। एक है नेशनल इमरजेंसी, जो आप हमेशा बोलते हैं, 3 टाइप की लगी है। एक बार चाइना वार में, फिर पाकिस्तान वार में, फिर इंदिरा गांधी की जो इंटरनल इमरजेंसी 1975 वाली। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लगी है, कई राज्य है उसमें तो काफी बार लगी है। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तो उनकी मोनोपोली होती थी, जिसको ठीक लगा, जहां पे लगानी है राष्ट्रपति शासन, वो लगा देते थे। ठीक है, आज के टाइम में राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, स्पेशली एसआर मुंबई के केस के बाद में, जो कर्नाटका में हुआ था, उसके बाद स्टेट इमरजेंसी लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी? ये आर्टिकल 356, ये 352, तो वो 360। इस बात की संभावना हो सकती है इस कोरोना वायरस के चक्कर में देश ऐसे हालात में न पहुंच जाए, जो कम्युनिटी स्टेज 3 होती है, 4 होती है, कि वो 360 की तरफ तो नहीं बढ़ा सकता देश को। उससे क्या होगा कि जो चाहे वो जजीज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, उनकी सैलरी या केंद्र सरकार के पास में पावर आ जाएगी कि वो जो फाइनेंशियल पावर है केंद्र सरकार के पास ज्यादा हो जाएगी। वो किसी की सैलरी कम करनी है, राज्यों की पावर खत्म करनी है, वो सारी उनके पास होगी फिर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स? क्या है उसका बेस? राज्यसभा में राज्यों की जो भूमिका है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? उसका आधार है पॉपुलेशन। ठीक है, एरिया आधार नहीं है, पॉपुलेशन के आधार पे जो एमएलए होते हैं ना राज्यों में, वो होते हैं। और एमएलए इनडायरेक्ट इलेक्शन से राज्यों में, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ? वो पॉपुलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। इसका मतलब ये नहीं जैसे अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य तो बहुत बड़े हैं,
लेकिन वहां पॉपुलेशन ही नहीं है तो उनके ज्यादा प्रतिनिधित्व है नहीं। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है वो 4th शेड्यूल में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शेड्यूल में है, 4th शेड्यूल में संविधान के। The territories of Goa, Daman and Diu were incorporated in the Indian Constitution by which amendment bill? किस अमेंडमेंट एक्ट या बिल के जरिए वो जो तीन ये हैं गोवा, दमन एंड दीव, जो पुर्तगाल से इंडिया में इंक्लूड कर लिए गए थे, तो वो कौन सा बिल था? 15 अमेंडमेंट एक्ट था, 14 था, 12 था या 10 था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12th अमेंडमेंट एक्ट है। इधर से आप ऐसे याद रख सकते हैं, उधर से चाइना के साथ में लड़ाई चल रही थी और उधर से क्या है, पुर्तगाल से इंडिया ये ले रहा था, इंडिया पुर्तगाल से ले रहा था। तो चाइना और ये तीन जो इंडिया में इंक्लूड हो गए, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि जो 1962 में इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव एज द 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय अमेंडिंग द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया acquired control of Goa, Daman and Diu from Portugal in December 1961। आगे देखिए क्या है, by which act Public Service Commission in India was established for the first time? किस एक्ट के जरिए? देखो 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत में, आज के टाइम में जो यूपीएससी है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता था उस टाइम में, उसकी अनुशंसा है, उसमें ये रखा गया कि इस एक्ट के जरिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। सब्सिक्वेंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96C ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेड बाय द ली कमीशन। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताओ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन किसने दी? ली कमीशन ने दी 1924 फॉर द अर्लियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। It was on October 1st, 1926 that the Public Service Commission was set up in India for the first time। तो इसका जन्मदिन होता है यूपीएससी, जिसको आज के टाइम में यूपीएससी बोलते हैं, पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, वो 1 अक्टूबर 1926 को, महात्मा गांधी के जन्मदिन से एक दिन पहले 1926 में। और एक्ट कौन सा है? 1919 वाला। ठीक है, क्योंकि 1919 के बाद जो एक्ट अगला बनता है वो तो 1935 बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। ठीक है, Who among the following recommends distribution of taxes between union and state government? कि निम्नलिखित में से कौन रिकमेंडेशन करता है? कौन रिकमेंडेशन करता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाइनेंस कमीशन, जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, अब वो 1 अप्रैल से उसने अपना जो अगले 5 साल के लिए है, जिसका की रिकमेंडेशन लागू होगी, वो अब लागू हो चुकी है। 15th फाइनेंस कमीशन की आपने अखबार वगैरह में भी ये पढ़ा होगा। तो ये है फाइनेंस मिनिस्टर का, फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करता है। क्या रिकमेंड करता है? 3 टाइप की मेन रिकमेंडेशन होती है उनको, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर में होती है, आर्टिकल 280 की। एक तो है कि जो सेंटर के पास में टैक्सेस आएंगे वो उसको राज्यों का हिस्सा कितना होगा, एक तो वो वाला करता है। दूसरा क्या है कि जो ग्रांट्स है एड के रूप में, सहायता के रूप में, ग्रांट्स और टैक्स में क्या फर्क है कि टैक्स तो वापस कर, बाकी लोन क्या होता है, लोन तो वापस करना होता है, लेकिन ग्रांट वापस नहीं करनी होती। तो एक वो ग्रांट्स कितने, जो राज्यों की नीड क्या है, किस राज्य की कितनी नीड है, कितना दिया जाएगा, वो रिकमेंडेशन करता है। तीसरी रिकमेंडेशन होती है कि जो लोकल बॉडीज होती है उनकी कार्यकाली, उनको कार्य करने के लिए, उनके कार्य करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कितने पैसे दे, तो उसको अनुशंसा या उसकी रिकमेंडेशन है उसके पास एक बार जाती है फाइनेंस कमीशन के पास में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 139। क्या है क्वेश्चन? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कैसे क्रिएट हुआ था? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में डाल सकता है। वो हुआ था प्रेसिडेंट ऑर्डर से हुआ था। किससे हुआ था? प्रेसिडेंट ऑर्डर से हुआ था। ठीक है, चैप्टर 4 अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन डील्स विद द यूनियन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज स्टेटेड इन द डिटेल फ्रॉम आर्टिकल, जो संविधान के बारे में जिक्र है, संविधान में जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का 124
से लेकर 147 तक है। और आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पेश करते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए ये पेश हो जाता है, मतलब ये बन जाता है। नो अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी विथड्रॉन विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम, किसकी अनुमति से? देखो, अगर 1 रुपया भी निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। सारे जो फाइनेंस बिल है वो पास कराना होता है पार्लियामेंट में। जब फाइनेंस बिल पास हो जाएगा ना, तभी जो ग्रांट्स वगैरह है अलग अलग मंत्रालयों को मिलती है, पैसा अलग अलग मंत्रालयों को तभी मिलता है जब पार्लियामेंट से पास होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 आता है, और क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोल रहा है कि द इन कंटेस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द डेट ऑफ 13 दिसंबर 1946 इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 1946, वो क्यों चर्चा में है? वो फेमस क्यों है? वो फेमस क्यों है? उसको क्यों उसके लिए क्या है? क्या फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ था, कैबिनेट मिशन की प्लान था, क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए, जो कि एक्चुअली में बाद में प्रीएम्बल के रूप में ऐड हुआ था। हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। तो इस पर डिस्कशन हुई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है? बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन 1952, ये करेक्ट है। आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये भी करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची है वो ली गई थी। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बात भी ठीक है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो इसका मतलब सारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। सारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है Which among the following regularly meets as a body to discharge government function, कि निम्नलिखित में से रेगुलरली आमतौर पे हर वेडनेसडे को उनकी मुलाकात होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, जो कि जो सरकार के जो फंक्शन है, सरकार को क्या करना है वो करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट की मीटिंग, हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलरली मीट एज ए बॉडी टू डिस्चार्ज गवर्नमेंट फंक्शन। देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है तो उसमें तो सारे मंत्री होते हैं, तीनों टाइप के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और साथ में क्या इंडिपेंडेंट इंचार्ज वाले। लेकिन स्टेट मिनिस्टर का लेकिन पार्लियामेंट की मीटिंग तो ऑब्वियसली क्या है कि वो तो सदन बैठता है वहां पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट की मीटिंग होती है ना, उससे। In which year the practice of presenting the railway budget separate from the general budget started in India? पहले क्या आज 2017 से जो रेलवे बजट है और जो यूनियन बजट है उनको मिला दिया गया, लेकिन इससे पहले 92 ईयर्स पहले जो प्रथा है कि रेलवे बजट अलग होगा और यूनियन बजट अलग होगा, वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि वो कब स्टार्ट हुई? ठीक है, वो क्या है, कब स्टार्ट हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924। ठीक है, 1924 है। उससे रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 21 सितंबर 2016 को यह फैसला लिया गया कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो इसका मतलब 2017 से जब बजट आया तो ये मर्ज करके आया फैसला कि हाँ, अब यूनियन बजट और रेलवे बजट एक ही होगा। और जो प्रैक्टिस ऑफ सेपरेट रेलवे बजट है वो स्टार्ट हुई थी उन्होंने की थी ब्रिटिशर्स ने 1924 में, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ 10 मेंबर एक्वर्थ कमेटी हेडेड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विलियम मिशेल एक्वर्थ इन 1920 और 21। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कमीशन कौन था या कमेटी कौन थी? तो एक्वर्थ कमेटी थी उसके लिए, जो उसने रिकमेंडेशन थी कि अलग अलग बजट होना चाहिए।
आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका इम्पीचमेंट नहीं हो सकता, किसको ऐसे हटाया नहीं जा सकता। इम्पीचमेंट का तरीका पार्लियामेंट में होता है, उससे रिलेटेड तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट हो सकता है, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो सकता है, महाभियोग जिसको बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर को जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, हालांकि 5 साल की नियुक्ति होती है, टर्म 5 साल के लिए होती है, लेकिन संविधान में ऐसा मेंशन नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे ही कोई सरकार चेंज होती है, ज्यादातर थोक के भाव हटा दिए जाते हैं, ज्यादातर जो ऑलरेडी पॉलिटिकल अपॉइंटेड होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। तो यहां पे आ जाएगा गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट है, उसकी इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है, Which among the following decide that there should be a legislative council in state or not, कि निम्नलिखित में से कौन डिसाइड करता है। देखो, दो सदन, कई राज्य ऐसे होते हैं जहां पे कि 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा बोलते हैं, और दूसरे लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद बोलते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो डिसाइड कौन करता है, होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करती है। उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ये लगता है, ठीक है, कि हाँ हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, तो वो ऐसा रिकमेंडेशन दे सकती है। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जो विधान परिषद होती है वो अपर हाउस होती है फिर उस केस में, और बाइकैमरल स्टेट हो जाएगा जिसमें कि विधान एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। इट इस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसका जो व्यवधान है, मतलब इसका जो प्रावधान है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है, वो कहां पे है, वो है आर्टिकल 169 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा राज्य आते हैं, सबसे ज्यादा स्टेट्स है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, जहां पे जुरिडिक्शन उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का होगा। तो कोलकाता, गुवाहाटी, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाए गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसमें सबसे ज्यादा राज्य है, सबसे ज्यादा राज्य हैं। देखो, सबसे पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ असम और नागालैंड बोला जाता था, लेकिन इसका नाम है 1971 में चेंज कर दिया गया और बना दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब बाय द नॉर्थ ईस्ट एरियाज रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इसमें चेंज हुआ और गुवाहाटी हाई कोर्ट बना दिया गया नाम इसका। इट हैज लार्जेस्ट जुरिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेट, सबसे ज्यादा राज्य इसी में आते हैं, जिसमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, 4 राज्यों का हाई कोर्ट यही है। फिर आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग is widely remembered for his efforts in achieving the official language of India's status for Hindi, हिंदी के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई किसने की कि हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फाइट करने वाले हिंदी के लिए यूपी के कौन महानायक थे जिन्होंने बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए और उनकी बात को माना गया, तो उसके नाम थे पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर क्या होगा इसका, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, राजश्री वो बोलते थे, राजा ऋषि, राजश्री बोलते थे उसको, राजा ऋषि। पुरुषोत्तम दास टंडन और 1962 तक के वाज फ्रीडम फाइटर थे, वो उत्तर प्रदेश से थे और उनको जाना जाता है कि उनके एफर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस हिंदी को मिलना चाहिए। हिंदी के लिए उन्होंने बड़ी फाइट की। ही वाज कस्टमरली गिवन द टाइटल राजर्षि, इटाइमोलॉजी राजा और ऋषि दोनों को मिलाकर राजर्षि बोलते हैं, उसका टाइटल उनको मिला। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज, कल हमने बात पिछले सेशन में क्लासिकल लैंग्वेज की बात की थी और ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की थी। बताओ कौन सी निम्नलिखित में से क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है सरकार द्वारा, ये आपको बताना है किसको नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर है बंगाली को नहीं मिला, अभी तक बंगाली को नहीं है रिकॉग्निशन, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मानी जाती इसको। बाकी जो क्लासिकल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, तमिल है, 2004 से इसको रिकॉग्निशन है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। ठीक है, और उड़िया है। हाल फिलहाल में 2014 में उड़िया जो लेटेस्ट थी उसको क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल हुई है।
तो ये याद रख लेना, आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है आगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटरेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन। कौन सा आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति को ये पावर देता है, क्षमादान की पावर देता है। जैसे निर्भाग्य जो कन्विक्ट थे, दोषी थे, उन्होंने दया याचिका राष्ट्रपति के पास डाली थी, तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है पार्डन वाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना। इसका राइट आंसर है बी, आर्टिकल 72, ठीक है। आर्टिकल 72 सेज दैट प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन। वो माफी दे सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को कम भी कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं, ये सारी पावर उसके पास है। कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं, ठीक है, अगर कोई कन्विक्टेड उनके पास में आता है दया याचिका लेकर, ठीक है, दया याचिका लेकर। तो ये थे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन में।